हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ME208 के यूनिट नंबर 8 के पर्टिकुलर टॉपिक टू स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने टू स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में बात की थी। उससे पहले 4 स्ट्रोक डीजल इंजन एंड 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन के बारे में हम स्टडी कर चुके हैं। स्ट्रोक वगैरह के बारे में हम सबको पता है। टू स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, जो इंजन के बेसिक प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प से इंजन क्या करता है, केमिकल एनर्जी और फ्यूल एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करता है, वर्क में कन्वर्ट करता है। यदि ये प्रोसेस, जो बेसिक प्रोसेस इंजन की पिस्टन के 2 मूवमेंट्स में कंप्लीट हो जाएं और 2 स्ट्रोक्स में कंप्लीट हो जाएं, तो इस तरह का जो इंजन होता है वह कहलाता है टू स्ट्रोक इंजन। और यदि इस इंजन में डीजल एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं तो इसको बोलते हैं टू स्ट्रोक डीजल इंजन। ओके, स्ट्रोक सभी को पता है, डिस्टेंस बिटवीन TDC टू BDC, जिसके बीच दो TDC और BDC के दो एंड पॉइंट्स हैं जिनके बीच में क्या करता है, पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन करता है। ओके, तो आप समझते हैं कि टू स्ट्रोक डीजल इंजन कैसे वर्क करता है। तो यहाँ डायग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस डायग्राम से हम देखें, पिस्टन यहाँ पे, ये पिस्टन है, ये क्रैंक, ये कनेक्टिंग रोड और ये पिस्टन। और पिस्टन और क्रैंक रेस्ट पिन से क्या कनेक्टेड है, और क्रैंक और कनेक्टिंग रोड क्रैंक पिन से कनेक्टेड है। ये जो पोर्ट है ऊपर वाला, ये है आपका एग्जॉस्ट पोर्ट, और इधर से जो पोर्ट है ये है इनलेट पोर्ट। एग्जॉस्ट पोर्ट एंड इनलेट पोर्ट, दिस इज इंजेक्टर। ठीक है, और यहाँ से एयर एंटर करेगी क्रैंक केस में। ठीक, तो यहाँ पे 3 पोर्ट है, B, C, D। ओके, तो B आपका क्या है, एग्जॉस्ट पोर्ट है, D आपका इनलेट पोर्ट है, और C से क्या होगा, एक एंट्री है जिससे आपकी एयर जो है क्रैंक केस में क्या करेगी, एंटर करेगी। ठीक, इतना आई थिंक क्लियर होगा। तो जब पिस्टन BDC पे होगा, जो पिस्टन कहाँ पे होगा, BDC पे, यहाँ पे बॉटम डेड सेंटर पे। तो यहाँ से जो क्रैंक केस में एयर है वो इस पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ एंटर कर जाएगी, सिलेंडर के अंदर एंटर कर जाएगी। देन पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि क्रैंक रोटेट होगी, और क्रैंक रोटेट होगी तो पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। यहाँ पे इस मोशन के लिए क्रैंक रोटेट करेगी, और क्रैंक रोटेट करेगी और पिस्टन मूव करेगी। दैट मीन्स पिस्टन का जो मूवमेंट है वो क्रैंक के रोटेशन की वजह से होगा। ठीक है, पिस्टन क्या कर रहा है, अपवर्ड मूव कर रहा है। पिस्टन अपवर्ड मूव करेगा तो सबसे पहले इनलेट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, देन एग्जॉस्ट पोर्ट क्लोज हो जाएगा, और ये आप एक क्लोज चैम्बर बन जाएगा। ठीक है, अब पिस्टन जैसे ही अपवर्ड मूव करेगा, TDC की तरफ मूव करेगा, तो ये वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। दैट मीन्स जो एयर है उसका वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहाँ पे कम हो रहा है, उसकी डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, संपीड़न हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। जब पिस्टन जैसे जैसे ऊपर मूव करेगा, एयर का क्या होता चला जाएगा, संपीड़न और कंप्रेशन होता चला जाएगा। ठीक है, जब पिस्टन TDC पे पहुंच जाएगा तब ये कंप्रेशन प्रोसेस क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एयर का क्या हुआ है, कंप्रेशन, और पिस्टन BDC से किधर मूव कर रहा है, TDC से। इसकी वजह से एयर का वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, और उसका डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो इस तरह जो प्रोसेस होता है उसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन प्रोसेस और संपीड़न प्रक्रम। ओके, और संपीड़न प्रक्रम में क्या होता है, गैस का और एयर का क्या होगा, प्रेशर और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड जो संपीड़न प्रक्रम है वो कहाँ पे एंड हो जाएगा, TDC पे जाके क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। जैसे ही कंप्रेशन प्रोसेस एंड होगा TDC पे, इंजेक्टर से क्या होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। क्या इंजेक्ट होगा, फ्यूल इंजेक्ट होगा। फ्यूल इंजेक्ट होगा क्योंकि अभी एयर का क्या हुआ है, कंप्रेशन हुआ है। एयर का कंप्रेशन हुआ तो एयर का टेम्परेचर प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है। तो जैसे ही फ्यूल इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा पार्टिकल्स के फॉर्म में, ओके, तो वो एयर के साथ मिक्स होगा, और क्योंकि एयर का टेम्परेचर और प्रेशर पहले से ही हाई है,
तो इस फ्यूल का क्या हो जाएगा, कंबशन हो जाएगा। और यहाँ पे एक केमिकल रिएक्शन होगी, जिस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कंबशन प्रोसेस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या बनेंगे, फ्लू गैसेज बनेंगी, दैट मीन्स कंबसिबल प्रोडक्ट्स बनेंगे, और साथ में बनेंगे आपकी, साथ में जनरेट होगी हीट। इस वजह से जो फ्लू गैसेज हैं उसका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हीट लिबरेट हुई है इस केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी वजह से फ्लू गैसेस का टेम्परेचर और प्रेशर क्या हो चुका है, और ज़्यादा आ चुका है। अब ये हाई टेम्परेचर की फ्लू गैसेस क्या करेंगी, इस पिस्टन पे प्रेशर फोर्स लगाएंगे, और प्रेशर फोर्स लगाएंगे इस पिस्टन पे ये गैसेज, इसकी वजह से पिस्टन क्या करेगा, डाउनवर्ड मूव करेगा, TDC टू BDC मूव करेगा। पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, इस वजह से क्रैंक क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो यहाँ पे क्रैंक रोटेट करिए किसकी वजह से, पिस्टन के मोशन की, और पिस्टन क्यों मोशन कर रहा है, फ्लू गैसेज के फोर्स की वजह से। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, फ्लू गैसेज कर रहा है। फ्लू गैसेज फोर्स कर रही हैं पिस्टन को डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए, और उस डाउनवर्ड पिस्टन के मूवमेंट की वजह से ही क्या हो रहा है, आपका क्रैंक रोटेट हो रही है। इसलिए हमें क्या मिलता है इस प्रोसेस में, वर्क आउटपुट मिलता है। पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो सबसे पहले ये वाला पोर्ट क्या होगा, ओपन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वाले डायग्राम से, तो एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा तो जो यहाँ पे फ्लू गैसेज हैं वो क्या होंगी, यहाँ से आउट हो जाएंगी। क्यों आउट हो जाएंगी, क्योंकि जो आउटसाइड द इंजन जो गैसेज का प्रेशर और एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो इनसाइड द सिलेंडर जो गैस का प्रेशर उससे क्या है, कम है। तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो गया, और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा गैसेस क्या होंगे, आउट हो जाएंगे। कुछ गैसेज इसमें रह जाएंगी, क्योंकि धीरे धीरे प्रेशर क्या होता है, जैसे जैसे गैस इस पोर्ट से आउट होंगी वैसे वैसे इनसाइड द सिलेंडर प्रेशर क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, और एट द एंड क्या होगा, इनसाइड एंड आउटसाइड प्रेशर क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो कुछ गैसेज यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रह जाएंगी, जो रिमेनिंग रह जाएंगी। ठीक है, उनके लिए नेक्स्ट प्रोसेस में आएगा, उनको कैसे बाहर निकाला जाता है अभी नेक्स्ट प्रोसेस में बताएंगे। ठीक, फिर थोड़ा सा पिस्टन और डाउन आएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इनलेट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। इनलेट पोर्ट ओपन हो जाएगा तो यहाँ से जो एयर है वो क्या करेगी, एंटर करेगी। एयर एंटर करेगी, यहाँ पे पिस्टन में एक डिफ्लेक्टर लगा है, वो पिस्टन का जो डिफ्लेक्टर है वो क्या करेगा, एयर को डिफ्लेक्ट कर देगा, ताकि एयर, यदि यहाँ पे डिफ्लेक्टर नहीं होगा पिस्टन में तो सीधा एयर क्या करेगी, बाहर निकल जाएगी, यहाँ से एंटर करेगी और एग्जॉस्ट पोर्ट से क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे डिफ्लेक्टर लगाया गया ताकि जो एयर एंटर कर रही है, न्यू एयर, वो एग्जॉस्ट पोर्ट से बाहर ना जाए। इसलिए यहाँ पे पिस्टन के ऊपर क्या लगा दिया गया, डिफ्लेक्टर लगा दिया गया। तो जो पिस्टन का डिफ्लेक्टर है, एयर को क्या कर देगा, डिफ्लेक्ट, और एयर कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, और क्या करेगी, यहाँ घूम के नीचे आएगी। और ये एयर क्या करेगी, जो गैसेज यहाँ पे बच गई हैं, एग्जॉस्ट अभी भी लास्ट में कुछ प्रेशर इक्विलिब्रियम मेंटेन होने की वजह से इनको क्या करेगी, पुश करेगी, और उसको क्या करेगी, बाहर निकाल देगी। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, स्क्वेंजिंग बोलते हैं। लास्ट से पेट्रोल, 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन बताया तभी मैंने बताया। तो ये जो न्यू चार्ज है और न्यू एयर आई, ये एग्जॉस्ट गैसेज को पुश करती हैं बाहर निकलने के लिए, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है स्क्वेंजिंग प्रोसेस। ठीक है, अब क्या होगा, पिस्टन जैसे यहाँ एयर एंटर करेगी, एयर ओल्ड जो गैसेज हैं उनको क्या कर देगी, पुश करके आउट कर देगी, और स्क्वेंजिंग प्रोसेस होगा। अब पिस्टन क्या करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, तो पहले सबसे पहले इनलेट पोर्ट क्लोज होगा। ओके, थोड़ा सा पिस्टन ऊपर जाएगा तो क्या होगा कि अभी भी जब इनलेट पोर्ट क्लोज हो गया उसके बाद भी एग्जॉस्ट पोर्ट क्या अभी ओपन है, तो थोड़ा सा जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो थोड़ा सा प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। तो थोड़ी बहुत जो एग्जॉस्ट गैसेज बच गई वो प्रेशर बढ़ने की वजह से बाहर निकल जाएंगी। ठीक है, तो एग्जॉस्ट देन उसके बाद क्या होगा, थोड़ा पिस्टन और ऊपर जाएगा तो एग्जॉस्ट पोर्ट भी क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। देन अभी ये क्या होगा, क्लोज चैम्बर होगा, इसमें क्या होगा, कंप्रेशन प्रोसेस होगा। ओके, बाकी कंप्रेशन एंड होने पे आपका इंजेक्टर से फ्यूल इंजेक्ट होगा, उसका बर्निंग होगी, बर्निंग की वजह से हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर गैसेज बनेंगी, वो फोर्स लगाएंगे पिस्टन पे, पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा, उस डाउनवर्ड मोशन की वजह से क्रैंक रोटेट करेगी, हमें वर्कआउट मिलेगा। देन जैसे पिस्टन BDC की तरफ आएगा सबसे पहले एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होगा, एग्जॉस्ट गैसेज बाहर हो जाएंगे, देन इनलेट पोर्ट ओपन होगा तो न्यू एयर एंटर कर देगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा होता है उस टाइम यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। क्या क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है।
तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, इस वजह से न्यू चार्ज कहाँ एंटर कर जाता है, क्रैंक केस में एंटर कर देता है जब पिस्टन क्या करता है, अपवर्ड मूव करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे पिस्टन अपवर्ड मूव करता है BDC से TDC की तरफ, तो यहाँ पे न्यू चार्ज क्रैंक केस में, और एयर क्या करेगी, क्रैंक केस में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी। और जब पिस्टन डाउनवर्ड मोशन करता है, डाउनवर्ड मूव करता है, तो यहाँ पे जो चार्ज होता है, यहाँ पे पहले जो एयर आके कलेक्ट हो गई है जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था, तब क्योंकि यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ था, उस वैक्यूम की वजह से स्पॉट से एयर क्या कर गई थी, एंटर कर गई थी। ओके, लेकिन जब ये पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये इस एयर पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, और इस फोर्स की वजह से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उस हाई प्रेशर की वजह से एयर इस पाथ को फॉलो करते हुए कहाँ कर जाएगी, सिलेंडर में एंटर कर। ओके, तो इस तरह से आपका एयर एंटर करती है। पहले एयर कहाँ, जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ जाता है तो एयर एंटर करती है क्रैंक केस में। क्यों, क्योंकि लोअर जो क्रैंक केस क्या एरिया है और वॉल्यूम है, उसमें क्या होगा, लोअर प्रेशर जनरेट हो जाएगा। उस वजह से आपकी जो एयर है क्रैंक केस में क्या कर जाएगी, एंटर कर जाएगी, जब पिस्टन BDC से TDC की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब पिस्टन TDC से BDC की तरफ आता है तो उसी क्रैंक केस में हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, उसकी वजह से ये वॉल्व तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से एयर क्या करेगी, इनलेट पोर्ट के थ्रू होते हुए सिलेंडर में क्या कर जाती है, एंटर कर जाती है। ओके, तो इस तरह से ये इंजन क्या करता है, काम करता है। अब आपने देखा होगा कि यहाँ पे 2 स्ट्रोक थे, एक बार पिस्टन क्या कर रहा था, अपवर्ड मोशन कर रहा था। ठीक है, उस अपवर्ड मोशन में जो प्रोसेस हो रहा था वो कंप्रेशन हो रहा था। ओके, एक बार क्या कर रहा था, डाउनवर्ड मोशन कर रहा था। ओके, तो यहाँ पे पिस्टन क्या किया, एक बार अपवर्ड मोशन किया, एक बार डाउनवर्ड मोशन किया, तो यहाँ पे कितने स्ट्रोक हुए, 2 स्ट्रोक। ठीक है, कौन सा फ्यूल यूज़ किया, डीजल, इसलिए इस इंजन का नाम क्या हो गया, 2 स्ट्रोक डीजल इंजन। और हमको पता है कि डीजल इंजन जब भी होता है उसमें कभी भी फ्यूल प्लस एयर का मिक्सर सप्लाई नहीं किया जाता है, हमेशा सक्शन प्रोसेस में क्या होता है, एयर एंटर करती है, और एट द एंड ऑफ कंप्रेशन क्या होता है, फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है। ठीक, यहाँ पे भी वही हो रहा है। ओके, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि जब पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था, पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था तो क्रैंक रोटेट करी थी, और क्रैंक रोटेशन की वजह से पिस्टन अपवर्ड मूव कर रहा था, और वो क्या कर रहा था, गैस को क्या कर रहा था, कंप्रेस कर रहा था। तो यहाँ पे जो वर्क किसके पास था, क्रैंक के पास, और क्रैंक को कहाँ से मिला वर्क, फ्लाईव्हील। दैट मीन्स यहाँ पे वर्क इनपुट दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे गैस को क्या किया जा रहा है, कंप्रेस किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्रैंक रोटेशन की वजह से पिस्टन मूवमेंट कर रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है, गैसेस का कंप्रेशन हो रहा है, और एयर का क्या हो रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे वर्क इनपुट दिया गया है गैसेस को। ठीक है, लेकिन जब नेक्स्ट प्रोसेस होता है, जब कंबशन होता है, और एट द एंड ऑफ कंबशन क्या होता है, गैसेस का प्रेशर हाई हो जाता है। उस हाई प्रेशर की वजह से जो फ्लू गैसेज है वो पिस्टन पे फोर्स लगाती है, और पिस्टन क्या करता है, डाउनवर्ड मूव करता है। तो यहाँ पे पिस्टन को कौन मूवमेंट कर रहा है, फ्लू गैसेज मूवमेंट करा रही है, उसकी वजह से पिस्टन डाउनवर्ड आ रहा है। पिस्टन डाउनवर्ड आने की वजह से, क्योंकि पिस्टन कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट है और कनेक्टिंग रोड क्रैंक से कनेक्ट है, तो पिस्टन के डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से क्या होगा, क्रैंक रोटेट होगी। तो यहाँ पे गैसेज ने वर्क किया है पिस्टन के ऊपर, और वो हमें एज ए वर्क आउटपुट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्क आउटपुट मिलता है जब एक्सपेंशन प्रोसेस होता है, और जो कंप्रेशन प्रोसेस होता है वर्क इनपुट है। दैट मीन्स 2 स्ट्रोक इंजन में एक स्ट्रोक के अंदर हमें वर्क इनपुट देना पड़ता है, एक के अंदर क्या करना पड़ता है, हमें वर्क आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पे एक पे वर्क इनपुट है और एक में वर्क आउटपुट है, इसलिए जो फ्लाई व्हील का साइज़ होगा यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। क्यों छोटा होगा, क्योंकि एक स्ट्रोक में हमको पावर मिल रही है। ओके, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितने टॉर्क की और जितने पावर की, जितना रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो रही है, प्लस जो एक्स्ट्रा पावर क्रिएट कर रहा है इंजन, वो फ्लाई व्हील में स्टोर हो रही है। और जैसे ही जब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, कंप्रेशन प्रोसेस आता है, तो वो पावर फ्लाई व्हील से कहाँ सप्लाई हो जाती है, क्रैंक केस से होते हुए पिस्टन पे चल जाता है, वो क्या करता है, आपका गैस को कंप्रेस करता है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल जो वर्क इनपुट है वो केवल एक ही स्ट्रोक में देना पड़ा, और एक स्ट्रोक में आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है, इसलिए अब जो फ्लाई व्हील का साइज़ होगा वो क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन की जब हम बात करें, तो 4 स्ट्रोक इंजन में वर्क इनपुट 3 प्रोसेस में किया जाता है, और जो वर्क आउटपुट मिलता है वो एक प्रोसेस में मिलता है, जो एक्सपेंशन प्रोसेस है, पावर स्ट्रोक प्रोसेस, उसी में केवल हमें क्या मिलता है, वर्क आउटपुट मिलता है। रिमेनिंग जो 3 प्रोसेस हैं, सक्शन है, कंप्रेशन है, एग्जॉस्ट है, इनमें हमें क्या करना पड़ता है, वर्क इनपुट देना पड़ता है गैसेस को। ठीक है,
तो यहाँ पे एक प्रोसेस में वर्क आउटपुट मिल रहा है और 3 प्रोसेस में वर्क इनपुट देना पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे फ्लाई व्हील का साइज़ क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। क्यों बड़ा हो जाता है? क्योंकि फ्लाई व्हील में हमें ज़्यादा एनर्जी स्टोर करके रखनी पड़ेगी, तभी तो हम 3 प्रोसेस में एनर्जी दे पाएंगे। यहाँ पे केवल एक ही प्रोसेस में एनर्जी देनी होती है 2 स्ट्रोक में, इसलिए कम एनर्जी स्टोर करने की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए फ्लाई व्हील का साइज़ क्या होता है, छोटा होता है 2 स्ट्रोक इंजन में, और 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, बड़ा होता है। ठीक है, बाकी आप लोग थ्योरी ऑफ मशीन में देख लेना।